तो जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को, स्पेशल पॉइंट की बात चल रही थी, तो 5th पॉइंट आ रहा है इसका, ठीक है। CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, इसमें आपने देखा स्प्लिटिंग होती है ड्यूरिंग स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग की वजह से इसमें जो एनर्जी निकलती है जो CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो आप कैलकुलेट भी करते हो। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE निकालना सिखाया था मैंने, तो CFSE जो होगी CFT में जो निकलेगी, तो किसके लिए ज्यादा होगी? कहने का मतलब आपके पास में कॉम्प्लेक्स कौन से बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप का बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल बन रहा है और एक स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। तो इसमें किस शेप के लिए, किस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे CFSE स्क्वायर प्लेनर के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है डेल नॉट, डेल नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए, और उसके बाद होता है डेल टी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आप देख सकते हो जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मोर किसमें होगी, डेल एसपी में होगी, इसमें एनर्जी आ लगेगी। डेल नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल में थोड़ी कम, और डेल टी मतलब टेट्राहेड्रल में सबसे कम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशंस की बात करूं तो ये देखिए डेल एसपी इक्वल टू 1.2 डेल नॉट। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों, बड़ा कौन है, आई थिंक मेरे ख्याल से डेल एसपी बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। और डेल नॉट इक्वल टू 9/4 डेल टी, इन दोनों में कंपेयर करिए कौन ज्यादा होगा, आई थिंक डेल नॉट ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका यूटिलाइज कहाँ होगा, वो आपको कोई कॉम्प्लेक्स देगा, कोई कॉम्प्लेक्स देगा आपको, बोलेगा कि मैंने MH2 का होल 6, कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास MH2 का होल 6 3+, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन कितना है 6, ठीक है, और ज्योमेट्री बताएगा इसकी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इसके लिए कितनी एनर्जी x है, कितनी CFSE लग रही है x। वो पूछेगा आपसे MH2 का होल 4 2+, जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल, तो उसके लिए CFSE कितनी होगी, समझ में आ रहा है आपको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE गिवन करेगा, और टेट्राहेड्रल के लिए पूछ सकता है। तो जब तक आपको रिलेशंस पता नहीं होगा आपस में कैसे निकालोगे। अब आपको यहाँ पे एक रिलेशंस पता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, तो दोनों के बीच में रिलेशंस पता है, तो आप इन दोनों में एनर्जी कंपेयर करके निकाल सकते हो। इसका वैल्यू x हो गया, तो डेल टी कैसे निकालेंगे, 4x/9, 4x/9, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप सीख सकते हो। 6 नंबर देखिए यहाँ पे, रही बात पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ये पेयरिंग एनर्जी होती है जब SFL की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में जब पेयरिंग होती है, ठीक है ना। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया D8 का एग्जांपल लिया, ठीक है, D8 का एग्जांपल लिया। D8 को मैं CFT के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करता हूं किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। कैसे ब्रेक होगा, ये देखिए EG, नीचे क्या आएगा T2G, पता होगा आप लोगों को, ऊपर EG और नीचे T2G। D8 आप SFL की प्रेजेंस में कैसे भरना पसंद करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और यहां देखिए कितने से इंक्रीज होगा, ऊपर 0.6 से, ये डिक्रीज कितने से होगा, -0.4 डेल नॉट से। ये सीखा आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें पूछेगा CFSE निकालो, तो CFSE कैसे निकालते हैं हम, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालोगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन से ऊपर 2, और मल्टीप्लाई किसका करूं 0.6 का, मतलब 2 × 0.6 प्लस नीचे कितने इलेक्ट्रॉन से 6, तो क्या करोगे 6 इंटू कितने से डिक्रीज हुआ है, -0.4 से। हमने CFSE निकालना सीखा था पहले भी, जितने इलेक्ट्रॉन्स EG में है मल्टीप्लाई करिए कितना 0.6 का, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे T2G में है उसका मल्टीप्लाई किससे करिए, -0.4 से, ठीक है। और बाद में जो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए उसको आप मॉड में लेके बता सकते हो। बट इसमें क्या है, इसमें साथ में वो एक टर्म से जोड़ सकता है यहाँ पे 3p। अब बोलोगे सर 3p क्यों जोड़ा, कि 3p का मतलब क्या है, वो 3p ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि इसमें एक पैनिक एनर्जी भी लगी है। कितने पेयर हुए हैं इसमें बताइए, इसमें 1 2 3 3 पेयर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी कितने की लगी है, 3 की लगी है। तो यहाँ पे आपको आई थिंक लिखा हो सकता है 3p।
3p 2p 1p, ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे कितनी पैरिंग हुई, ठीक है। तो ये पैरिंग एनर्जी याद रखना है, इसमें कई बार पैरिंग एनर्जी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। याद रखिए इन SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में, ठीक है, ये जो मेरे पास डेल का वैल्यू होता है, डेल ऑक्टेट का वैल्यू होगा, ये पैरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, याद रखना। स्प्लिटिंग ज्यादा होती है SFL की प्रेजेंस में, और WFL की प्रेजेंस में डेल नॉट से बड़ी वैल्यू किसकी, पैरिंग एनर्जी की जाएगी, ठीक है। इनकी एनर्जीज की वैल्यू सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। ये याद रखना टर्म्स वगैरह आप सीए से, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये पॉइंट सीख चुके होंगे आप लोग, देखिए तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कोऑर्डिनेशन 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन 4 के लिए हमें करना क्या है, कोऑर्डिनेशन 6 के लिए CFT यूज करिए, कोऑर्डिनेशन 4 के लिए VBT यूज करिए। कुछ स्पेशल पॉइंट्स से मैं लिखवा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक टॉपिक आता है इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर मैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करूं, जो कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो उसकी स्टेबिलिटी की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई सेंट्रल एटम M है और लिगेंड्स ने अपना लॉन पेयर दिया, देने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बन गया Ml, ये बन गया, ठीक है। ये आप इक्विलिब्रियम में मान लीजिए, तो यहाँ कांस्टेंट निकलेगा कौन सा, K1, ठीक है। ये जो Ml कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, फिर एक लिगेंड और आया, इसने अपना लॉन पेयर दिया, ये बन गया Ml2, ये देखिए इसका कांस्टेंट कितना है, K2, ठीक है। अब मेरे पास जो Ml2 है, एक लिगेंड और आया, इसने अपना लॉन पेयर दिया, तो ये बन गया Ml3, कांस्टेंट कौन सा आया, K3 आया। Ml3 को लिगेंड्स ने अपना फिर लॉन पेयर दिया, बन गया Ml4, K4। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब Mln-1 को लिगेंड अपना लॉन पे देगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये बन जाएगा Mln, और इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा K n, कर दें, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, यहां हो क्या रहा है, एक एक करके लिगेंड्स अपना लॉन पे देते आ रहा है, और ओवरऑल मिला के एक फाइनली मेरे पास में Mln बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इन सबको जब मैं ऐड करता हूं, तो इन सबको ऐड करोगे आप, ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो गए होंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा होगा, क्या बचा होगा बताइए, M प्लस कितने L आपने लिए, L होंगे पास N, कितने लिए होंगे आपने, N L ले लिए होंगे, ये सीरीज चली आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बना है आपके पास लास्ट, MLN, ठीक है। किसी सेंट्रल एटम M को कितने लिगेंड्स ने लोन पे दिए, N लिगेंड्स ने लोन पे दिए, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, MLN। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट बनेगा, जिस कांस्टेंट को आप बोलोगे Ks, वो इक्वल होगा किसके, K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट एंड सो ऑन Kn। यहाँ पे मैंने लास्ट में ओवरऑल ऐड करने के बाद जो मेरे पास में फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसको आप Ks भी बोल सकते हो और Kf भी बोल सकते हो, फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दोनों चीजें, ठीक है ना। वो कैसे निकालोगे, ये जितने आपके पास में कांस्टेंट आए हैं, जो ये फॉर्म होते आ रहे हैं, ऐसे फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलो या स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलो, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आते आ रहे हैं, उन सबका मल्टीपल करके ओवरऑल मेरे पास क्या बना है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बना है। ये Ks का एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो स्टेप बाय स्टेप आपने जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाले उन सबका मल्टीपल करके निकाला है मैंने। और ये Ks क्या होता है, ये Ks या Kf, ये क्या होगा, इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उतना CFS ज्यादा होगा, जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उतना CFS ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है, वो आपको Ks का वैल्यू बता के देगा,
कॉम्प्लेक्स देगा, एक कॉम्प्लेक्स दिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया, तीसरा कॉम्प्लेक्स दिया, तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए Ks का वैल्यू देगा। अब जिसके लिए Ks का वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सही बात है। तो कहने का मतलब उसकी CFAC भी ज्यादा। तो जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो वहां पे आप CFAC ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो पहला रूल है मेरे पास में स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का। दूसरा रूल देखिए जरा, ये देखिए सेकंड रूल है मेरे पास में, सेकंड रूल देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में सेंट्रल मेटल मैंने M ले लिया, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा हूं, उसमें सेंट्रल मेटल मेरे पास M है और M प्लस में हो सकता है, M+2 में हो सकता है, M+3 में हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते समय मेरे पास एक ही टाइप का मेटल है, एक ही टाइप का सेंट्रल एटम है, बट उस पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। तो आप ये बताइए किसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा दिख रही है आपको, M+3 की। और ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका लॉन पेयर लेने की टेंडेंसी क्या होगी, लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। और लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, ठीक है। तो यहां बोल सकते हो CFAC ज्यादा, मतलब कि क्या, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो अब यहां देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आपको मिले, उन कॉम्प्लेक्स में आप देखना उस कॉम्प्लेक्स में जिस पे ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो उसकी CFAC ज्यादा, मतलब लॉन पे टेंडेंसी ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं सेकंड रूल के हिसाब से, ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा और CFAC ज्यादा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप कब लगाएंगे, जब आपके पास में सेंट्रल एटम सिमिलर हो, बिल्कुल सेम टाइप का। तीसरा कंसेप्ट देखिए आप, तीसरा कंसेप्ट है कि मान लीजिए मेरे पास सेंट्रल एटम M है और उस पे ऑक्सीजन स्टेट N+, मतलब फिक्स है। अब ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये फिक्स हो गई, ठीक है। बट लिगेंड्स डिफरेंट, जब लिगेंड्स डिफरेंट हो, एग्जांपल बताते हैं, MH2O का होल 6 3+, और एक है मेरे पास NH3 का होल 6 3+, और एक है मेरे पास में MCN का होल 6 3+। ये देखिए तीनों में ऑक्सीजन स्टेट सेम है, बट यहाँ पे लिगेंड्स जो है लिगेंड्स डिफरेंट है। तब क्या करेंगे आप, तब यहाँ पे याद रखिएगा SFL लिगेंड्स, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में CFAC ज्यादा होता है या स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इस चीज को याद रखना, अगर आपके ऑक्सीजन स्टेट सेम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसमें लिगेंड्स डिफरेंट अगर हो तो लिगेंड्स में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा उसका CFAC ज्यादा। तो यहाँ पे आप अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करो तो ये बताइए, मैं इसको 1 अभी मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन तीनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है? आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें CN ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, और उसके बाद में थोड़ा कम इफेक्टिव NH3 होगा, सबसे वीक फील्ड लिगेंड्स तो H2 होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या दोगे आप, 3 now 2 now 1, ये देखिए ये इसका आंसर होगा। तो मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बता रहा हूँ, ये CFAC का ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, यह सिंपल सा KS का वैल्यू या KF का वैल्यू दे, उससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड चीज था कि ऑक्सीजन स्टेट जब वेरी करे तो ऑक्सीजन स्टेट जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि लॉन पे लिंक टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन स्टेट सिमिलर आ जाए तो आपको लिगेंड्स को जज करना पड़ेगा। लिगेंड्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड्स, उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या फिर CFAC ज्यादा होगा, ठीक है। अब आगे बात करें इसमें, ये समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है।
ये देखिए 4 पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं लिगेंड्स की बात कर रहा हूं, लिगेंड्स अगर चिलेटिंग होगा, लिगेंड्स कैसा होगा, चिलेटिंग होगा, अगर चिलेटिंग होगा तो ये मोर स्टेबिलिटी रखेगा, मोर स्टेबिलिटी। बट ये वैलिड किसके लिए, वैलिड फॉर एसएफएल के लिए, ये वैलिड किसके लिए, एसएफएल के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें, यहां पे मैंने दिया एम CN का होल 6 3 माइनस एम EN का होल 6 होल 3, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड्स है इसलिए मैं यहाँ पे 3 लगा रहा हूँ बाहर। बाइडेंटेड लिगेंड्स होने की वजह से कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी कितना 6, आज का 3 प्लस। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ मैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन स्टेट देखूंगा, ऑक्सीजन स्टेट दोनों पे 3 प्लस आ रहा है, ये देखिए निकाल के देखिए, x - 6 इक्वल टू -3, कितना वैल्यू आएगा इसका +3, इसमें भी ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा +3, तो दोनों सेंटर टर्म पे चार्ज कितना है, फिक्स है। तो मैं यहाँ पे अपना वो कंसेप्ट तो लगा नहीं सकता जो ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे लगाया था। सेकंड कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंसेप्ट कहता है कि जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो लिगेंड्स कौन सा स्ट्रॉन्ग है, CN या फिर EN? मेरे ख्याल से CN ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CN ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड्स, बट स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, CN की। लेकिन अगर आप यहाँ पे नजर मारे तो मैंने लिखा है लिगेंड्स जो चिलेटिंग होंगे, चिलेशन रखेंगे, मतलब रिंग बनाते हैं। और रिंग कौन बनाते हैं, पता होगा, रिंग बनाते हैं जो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड होते हैं। ऐसे एज अ बाइडेंटेड लिगेंड्स है मेरे पास, चिलेटिंग लिगेंड्स होगा, तो ये EN जो है वो CN से कम स्ट्रेंथ रखते हुए भी स्टेबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, MEN के होल राइज की स्टेबिलिटी ज्यादा बोल सकते हो, CFA ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां मेरे पास में 4 पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद 5 पॉइंट आ रहा है इसमें, देखिए 5 पॉइंट देखिए, ठीक है। ये देखिए TI अब मैं इसमें बात करूं, अब मेरे पास 5th नंबर का पैटर्न आ रहा है जहां पे TI पे +3 है, V पे +3 है, CR पे +3, मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3, सिमिलर है। लिगेंड्स की बात करूं, चलो लिगेंड्स देख लेते हैं, लिगेंड्स भी यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। अरे भाई लिगेंड्स भी क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट थिंग बात करूं, तीनों का कोऑर्डिनेशन 6 है। ऐसा हो सकता था कि कोऑर्डिनेशन अगर डिफरेंट होता तो मैं ये कंपेयर कर लेता कि भाई ऑक्टेटल कौन सा है और टेट्राहेड्रल कौन सा और स्क्वायर पेंटागन कौन सा है, तो उस बेसिस पे मैं ये जज कर सकता था कि भाई CFA किसकी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे तो क्या है, कोऑर्डिनेशन भी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस केस में क्या करूं, इस केस में मैं अपना 5 नंबर का पॉइंट्स लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा। कैसे, ये देखिए जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, और चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज पे, और इनवर्सली किसकी होती है, साइज की, ठीक है। जेड इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और साइज की क्या है, इनवर्सली, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, स्केडियम, ये देखो स्केडियम पीरियोडिक टेबल में देखा होगा आप लोगों ने, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जब इसमें साइज हम चेक करते हैं, जब इसमें साइज चेक करते हैं तो स्केडियम से लेकर मैंगनीज तक यहाँ पे साइज डिक्रीज करता है, और FeCO तक साइज क्या होता है, इक्वल होता है, और Cu जिंक तक यह साइज इंक्रीज करता है। पीरियोडिक में देखा होगा आपने, इनके साइज का ऑर्डर बनता है, और साइज का ऑर्डर आई थिंक मेरे ख्याल से इसी तरह बनता है, ठीक है। बट अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट रखें, अगर ये ऑक्सीजन स्टेट हैविंग हो, कहने का मतलब स्केडियम +3, TI +3, V +3, CR +3, MN +3, Fe +3 एंड सो ऑन। तो इस पे ये एक्सेप्शनल केस नहीं लगेगा कि स्केडियम से लेकर मैंगनीज तक साइज डिक्रीज हुआ,
Fe से Ni तक साइज इक्वल हो गया और Cu से जिंक तक साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ये एक्सेप्शनल ऑक्सीजन स्टेट वाले एलिमेंट्स में नहीं लगेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन स्टेट आ गया तो ऑक्सीजन स्टेट आने पे क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ से लेकर लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ, टाइटेनियम, वैनेडियम या क्रोमियम, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन फॉलो मत करना, क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्म में थे। आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे, ये क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट हैविंग है, इन पे चार्ज है, Ti+3 है, V+3 है, Cr+3 है। तो देख बताइए मुझे इसमें साइज किसका छोटा होगा। आई थिंक साइज की बात करूं तो Cr+3 का साइज छोटा होगा, मतलब इसका साइज छोटा, और इसके बाद बड़ा साइज किसका, V+3 का, और सबसे बड़ा किसका, Ti+3 का। आप देख सकते हैं Ti, V और Cr साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लॉन पे देने की टेंडेंसी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आप क्या करिए, चार्ज डेंसिटी से देखिए। चार्ज डेंसिटी किस पे, सेंटर टर्म पे, और सेंटर टर्म पे चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा किसका है, Cr का। तो आंसर कौन सा बनेगा, 3, 2, 1। या बोल सकते हैं ये CFAC का ऑर्डर भी हो सकता है, या फिर आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखिए 5 पॉइंट्स, ओनली 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स या तो सिंपली Ks का वैल्यू है, Kf का वैल्यू दे दे, हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट्स, ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट हो तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट थिंग देखिए, लिगेंड्स की बात करूं, लिगेंड्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट, अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स हैं, अगर उसमें कोई चिलेटिंग लिगेंड्स है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और नेक्स्ट थिंग, लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सब चीजें अगर कॉमन आ रही है, बट यहाँ पे सेंटर टर्म डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप किससे चेक कर सकते हो, उनकी चार्ज डेंसिटी से। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, साइज के इनवर्सली। ठीक है ना, तो साइज जिसका छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और साइज वाला कंसेप्ट इससे मत देखेगा गलती से, आप इसी कंसेप्ट से देखना, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टेट हैविंग है, इन पर ऑक्सीजन स्टेट आ चुका है केटेनिक फॉर्म में। केटेनिक फॉर्म में साइज का ऑर्डर अलग बनता है, और एलिमेंट्री फॉर्म में थोड़ा एक्सेप्शन चलता है। ठीक है ना, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब जरा इस बात का भी ख्याल रखिए आप, ये CFAC है क्या, ये CFAC एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, CFAC एक टाइप की एनर्जी है। आप जानते होंगे E बराबर E इक्वल टू होता है Hc अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा वहां पे होती है वेवलेंथ, ठीक है, और E इक्वल टू होता है आपका क्या, h म्यू। म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो इस चीज से, CFAC अगर ज्यादा होगी, CFAC ज्यादा होगी मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। और वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या इनवर्सली है। तो आप बोलोगे वेवलेंथ क्या होगी। कई बार होता है ऐसे, वो आपको क्वेश्चन दे, ये देखिए K4FeCN का होल 6, एक है मेरे पास K3FeCN का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6, और एक है मेरे पास K3FeCN का होल 6। पूछता है मुझसे इसमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताइए, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताइए, ये फ्रीक्वेंसी म्यू। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, यहां से कनेक्ट करना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब, जब CFAC ज्यादा, और CFAC ज्यादा कब, जब स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा कब बताइए, जब ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2, और इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3। तो यहाँ पे हम देखें किसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा आ रहा है, इस वाले ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, CFAC ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। कौन से क्या दोगे इसमें, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो CFT में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हैं CFT के स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसमें, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी आएगा इसमें, तो हम इसमें पढ़ेंगे एक तो कलर, जो कलर हमें देखना है इसके ऊपर, CFT के ऊपर।
कलर के अलावा EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और एक वॉर्नस थ्योरी। ठीक है, तो ये आगे आने वाले टॉपिक है मेरे पास, वॉर्नस थ्योरी, EN और कलर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। CFT के क्वेश्चंस, VBT क्वेश्चंस अप्लाई कर लीजिए। वापस मैं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन 6 के क्वेश्चन CFT से अप्लाई करिए, कोऑर्डिनेशन 4 के क्वेश्चंस आप VBT से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाइए।